बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आपका सबक सिफारिश कानून और सिंध अदब के लिहाज से ये तंज़िया और मज़ाहिया मज़मून है। तंज़िया मज़ाहिया मज़मून है और सिंध अदब तंज़िया और मज़ाहिया मज़मून और इसके जो अदीब हैं मुसन्नफ़ हैं उनका नाम है कर्नल मोहम्मद खान। तो जहाँ से पिछला लेक्चर एंड हुआ था, इख्तिताम हुआ था, वो गालिब का एक शेर था, उसकी तज़मीन करके अदीब ने अपने इस मज़मून के अंदर शामिल किया है। और तो तज़मीन जो है ये इल्म जो होता है क्लास, इस इल्म को कहते हैं इल्म बदी, इल्म बदी और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंज आर वंडरफुल। ये एक इल्म है 274 हिजरी में 274 हिजरी में मोतेज इबासी एक शख्स था। मोतेज इबासी ने इस इल्म को दरियाफ्त किया था। इस इल्म के अंदर सनतें होती हैं। सनत का मतलब है कारीगरी। तो संतों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जिस तरह आपको पढ़ाएंगे ये सनत तलवी, सनत तलवी। अगरचे सवाल सनत तलवी के अलावा और किसी सनत का सवाल आपके इम्तिहान में नहीं आता और मश्क में भी नहीं है, किसी भी मश्क में नहीं है। इमशाक सारी जो है इससे खाली है, लेकिन ये है कि सनत तलवी का सवाल आता है तो सनतें होती हैं, लेकिन आपको पढ़ाई जाती है क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, सवाल नहीं पूछा जाता। अब उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। उम्र दराज बादशाह ज़फर का शेर है, तो इसके अंदर सनद पाई जाती है। तो इस सनद को जो है तो बादशाह ज़फर उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। अब 4 दिन जो है 4 दिन ये एक सनद है और इस सनद को कहते हैं सनद स्याख्ता आलेदार। सनद स्याख्ता आलेदार ये सनद है। देखिए आपके कोर्स में ये शामिल है। इसके शेर के अंदर ये सनद पाई जाती है, लेकिन जबकि आपसे सवाल नहीं पूछा जाता। आप पीछे जाते हैं क्लास, हैदर अली आतिश। आप देखें हैदर अली आतिश का जो शेर है, आप अपनी गजल निकालें हैदर अली आतिश और उसमें जो दूसरा शेर है देखें, ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो दर बकफ, ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो दर बकफ, कानून ने रास्ते में लुटाया फलाना क्या। आप देखें एक बात तो ये कि इस शेर के अंदर सनद तलवी है। क्या है सनद तालीम तलवी, कानून। अब शायर जब सनद तलवी की तारीफ ये है कि जब शायर या अदीब अपने कलाम के अंदर, अपने शेर के अंदर, अपने तारीफ के अंदर, अपने सबक के अंदर किसी भी जगह किसी तारीखी वाक़े की तरफ, ख्वाह वो इस्लामी है गैर इस्लामी है, किसी आयत कुरानी की तरफ और किसी हदीस नबी की तरफ इशारा करे, पूरी हदीस या पूरी आयत बयान ना करे लेकिन सिर्फ इशारा करे, तो उसे सनद तलवी कहते हैं। तो इसमें कानून एक इस्लामी तारीखी वाक़या है तो उसकी तरफ इशारा किया गया है, लिहाजा एक तो इसमें आ गई सनद तलवी और दूसरा सनद जो है इसके अंदर दूसरी सनद है हुस्न तालीम। एक सनद तलवी आ गई और दूसरी सनद है हुस्न तालीम। यानी इसकी तारीफ ये है किसी चीज की कोई ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, किसी चीज की कोई ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो। अब क्या है सनद इसके अंदर उसमें तारीफ क्या है, यानी शायर कहते हैं कि
आए हैं और जर्द रंग के, ऐसा लगता है कि उनको अपनी हथेली में सोना लेके आए हुए हैं। तो वो जो फूल का ऊपर वाला ऐसा होता है फूल, तो वो इस फूल जहाँ पर उसकी पत्तियां उगी हुई होती हैं, वो बीज उगे हुए होते हैं, वो बिल्कुल हथेली की तरह होता है। तो उसके अंदर जर्द रंग के बीज उगे हुए होते हैं। तो शायर कहते हैं कि अपनी हथेली में जो है सोना लेके आया हुआ है ऊपर जर्द रंग का। तो इसलिए कि ये क्योंकि जर्द रंग सोने का भी जर्द रंग होता है और वो बीज का भी जर्द रंग होता है। तो कहते हैं ये जो जर्द रंग के लेके आया हुआ अपनी थैली में, उसको सोने से ताबीर किया है। सोने से मेरी सोच के मुताबिक इसलिए ताबीर किया गया है कि उसको जब जमीन में गिरते हैं वो बीज, तो उससे और ज्यादा फूल खिलते हैं। ठीक है, और दूसरी खूबसूरती की अलामत है, और सोना भी खूबसूरती की अलामत है, और ये कीमती दौलत है। फूल भी एक कीमती दौलत है, सोना भी एक कीमती दौलत है। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन है, सूरत हाल है कि नीचे कारून का सोना दबाया हुआ जमीन में, यानी कारून का सोना फूल की शक्ल में जमीन के ऊपर आ रहा है। तो इसको कहते हैं सनद हुस्न तालीम। अच्छा, तीसरी अभी जो सनद को मैं आपको समझा रहा हूं, तो वो सनद तज़मीन। इस सनद की तारीफ ये कि किसी शायर के मिसरे के साथ अपनी तरफ से एक मिसरा जोड़कर, खास पहले मिसरे के साथ की जगह जोड़े, या पहले मिसरे को हटाकर उसकी जगह अपना मिसरा फिट करें, लगाएं, या दूसरे मिसरे की जगह लगाएं या पहले की जगह, लेकिन एक मिसरे को उसी तरह रहने दें और अपनी तरफ से एक मिसरा लगा, एक मिसरे को हटाकर उसकी जगह अपनी तरफ से मिसरा लगाएं, तो उसे सनद तज़मीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये सबक में आते हैं, ये है जनाब इसका शेर गालिब का जो असल शेर है क्लास, वो ये है कि पाते नहीं जबरा तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जबरा तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और, रुकती है काश ऐसे डाली जाती है क्लास, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और। अब ये गालिब का शेर है, इसका शायर कौन है? गालिब। अब इस सबक के अंदर शायर ने गालिब के पहले मिसरे को उसी तरह रहने दिया, पहले मिसरे को उसी तरह रहने दिया, और दूसरा जो मिसरा है उसमें अपनी तरफ से मिसरा लगाया, रुकती है सिफारिश, रुकती है सिफारिश तो होती है ये रवां और। ठीक है, तो ये मिसरा अपनी तरफ से लगाया है। ऐसा करने को क्या कहते हैं? तज़मीन। तो चूंकि ये एक तरह की कैटेगरी है, इसलिए इसको सनद का नाम दिया गया है, सनद तज़मीन। अब जो असल मिसरा होता है जिसके साथ अपनी तरफ से मिसरा लगाया जाता है, असल मिसरा ये है जो गालिब है, तो इसको वबैन के अंदर रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस मिसरे को रखा जाता है। पढ़ने वाला समझ जाते हैं कि ये किसी शेर की, किसी मिसरे की तज़मीन की गई है, ये शेर जो है ये तज़मीन है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं क्लास। सिफारिश के जरासीम मक्खी, मच्छर या चूहे नहीं फैलाते, यानी सिफारिश जो दुनिया के अंदर फैलती है और रोज रोज बढ़ती चली जाती है, तो ये ना जरासीम फैलाते हैं, ना मक्खियां फैलाती है और ना मच्छर फैलाते हैं, क्योंकि वो बीमारियां फैलाते हैं। अपने अकरबा करीबी की जमा,
अपने ही लोग, जो आपका यार दोस्त होगा वो आपसे सिफारिश करवाएगा, आप किसी के यार दोस्त हैं आप उससे सिफारिश करवाएंगे, और आपके करीबी लोग, कुर्बत रखने वाले रिश्तेदार ताल्लुकदार लोग जो है ये लोग खिलाते हैं। जो नहीं जिन पहचानते वो नहीं खिलाते। अचानक सडन यकायक एकदम एक अजनबी अनजान रुक्का लेके आता है। रुक्का छोटा सा खत लेकर आता है, दस्ती, यानी किसी के हाथ में पकड़ा हुआ कोई छोटा सा खत लेकर पहुंच आता है, जिस पर अशद जरूरी और वसीला राज, अशद जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, ये जरूरी अल्फाज है, इन पर बटरनामा के अंदर लाया गया है। वसीला राज, वसीला राज, ठीक है, वसीला राज यानी रात की चीज, रात की तारीफ, और अशद जरूरी यानी बहुत जरूरी। कहने का मतलब है कि ये जो मैं आपका रुका भेजा है, एक तो ये है कि इसके अंदर जो लिखी हुई बात है इसको किसी को बताना नहीं है, रात में रखना। दूसरी बात ये कि ये काम हर सूरत में करना ये बहुत जरूरी है। जैसे ताकीदी जरूरी सख्त या इसरार का अल्फाज लिखे हुए होते हैं, आप खत खोले बगैर ही समझ जाते हैं कि चचा जान की तरफ से एक वो सिफारिश नाज़िल हुई है। जो भी रुका आपके पास पहुंचता है तो आप फौरन आप इस बात को जान लेते हैं कि मेरे चचा साहब ने मुझे रुका लिखा है, और जरूर इसके अंदर जो है, इस रुके के अंदर यानी दो अल्फाज वसीला रात और अशद जरूरी के अल्फाज से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर सिफारिश है। किसी के काम करवाने के लिए, जात और नाजात काम कराने के लिए, जात बहुत भी होते हैं, नाजात काम कराने के लिए चाचा जान ने मुझे खत भेजा है, फौरन समझ जाते हैं कि सिफारिश आ गई है, नाज़िल होना, बाहर होना, आ जाना। और हमने रुका यूं लगता है जैसे सिफारिश के तहून का एक और चूहा गिरा हो। जिस तरह चूहों की बीमारी थी तहून, पुराने दौर में जिस तरह आजकल कोरोना आया, पुराने दौर में ये तहून की बीमारी आई थी, वबा फैली थी और बहुत से लोग जो है मरे थे उससे। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये रुका लेके आने वाला शख्स मुझे ऐसा नजर आता है जैसे तहून का चूहा गिरा हो। इंतहाई खतरनाक बीमारी का चूहों से ये फैली थी ये बीमारी। तो ये मुझे तहून का शिकार या तहून की बीमारी का शिकार ये रुका लेके आने वाला शख्स मुझे वो लगा, चूहा लगा, जो तहून की बीमारी में मुब्तला है। यानी मैं डर गया इससे, अब क्या होगा, ना नहीं करूंगा तो बात ठीक नहीं, ना चाहे गैर जरूरी है, गैर अखलाकी है, और अगर नहीं करूंगा तो चाचा जान नाराज हो जाएंगे। खौफजदा हो गया भाई, जिस तरह चूहे को देखते हुए लोग खौफजदा हो जाते थे, या तो उनकी बीमारी में मुब्तला आदमी को देखते हुए खौफजदा हो जाते थे कि मुझे भी लग जाएगी। आप लिफाफा खोल कर पढ़ते हैं तो लिखा है, लिफाफा खोलते हैं तो आप तो क्या लिखा हुआ होता है, खोलते हैं उस रुके को, आप क्या लिखा हुआ उस रुके पे, अजीज मन मेरे प्यारे, दिल के प्यारे, या प्यार की खातर आमले रुका लेकर आने वाला, रुका रखने वाला, या रुका लेके आने वाला शेख हाज़िरुद्दीन मेरे एक दोस्त के दामाद हैं। आपके पास जो शख्स आया हुआ है रुका लेके, इसका नाम हाज़िरुद्दीन है, और ये शख्स मेरे एक दोस्त का दामाद है, जवाई है, जमातरा है, बड़े शरीफ आदमी है,
शख्स बहुत ही शरीफ आदमी है और मेरे दोस्त का दामाद है। कौन? जो रुका लेके आया हुआ है। इत्तेफाक से अचानक इन पर चीनी ब्लैक करने का मुकदमा बन गया है। मुकदमा, केस, ब्लैक करना, ब्लैक गैर कानूनी काम को कहते हैं। गैर कानूनी काम क्या कहते हैं? ब्लैक, BLACK, ब्लैक, गैर कानूनी काम। ठीक है, जिस काम की इजाजत ना हो, वो जंगल से कोई लकड़ी काट कर बैठता है तो ब्लैक, कोई फ्यूल का इधर से उधर जाकर बैठता है, कारोबार करता है तो ब्लैक, ट्रेड का काम करता है ब्लैक। गैर जरूरी, गैर मुल्की सामान जिसको यहाँ आने की इजाजत नहीं, उसको किसी तरह से गलत रास्तों से लाकर फरोख्त होता है तो वो ब्लैक। इस तरह गैर कानूनी काम। तो चीनी ब्लैक करने का मुकदमा बन गया। क्लास आप ये समझेंगे कि चीनी कैसे ब्लैक होती है। इस तरह है कि इस दौर में चीनी और आटा महंगा था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था, तो उसने राशन डिपो खोले थे मुल्क में। क्या खोला था? राशन डिपो। तो वहां से गवर्नमेंट के रेट पर चीनी और आटा मिला करता था। आबादी के लिहाज से फिर थोड़े थोड़े एरिया में राशन डिपो था। राशन डिपो किसी शख्स को दे दिया गया था। किसी भी दुकानदार ने राशन डिपो ले लिया तो बाद में उसे राशन डिपो मिला। अब फिर वो क्या करता कि वो गवर्नमेंट उसे वो राशन देती, चीनी और आटा, तो वो सीधा ट्रक पे लाता और अपनी दुकान पर ले आता। इधर मनसेरा में भी राशन डिपो थे, कश्मीर रोड पर भी एक राशन डिपो था। तो फिर लोग अपने अपने हिस्से का राशन आकर गवर्नमेंट के रेट पर उस दुकान से लेकर चले जाते थे। ऐसा भी होता था कि ये राशन डिपो होल्डर जो थे, ये गवर्नमेंट से ये राशन लाकर तो बार-बार से जरा जो गवर्नमेंट के रेट से बढ़ाकर और जो आम रेट मार्केट में चलता था उससे घटाकर और इससे बढ़ाकर बेच देते थे, तो उनको मुनाफा हो जाता था। इस तरह वो मुनाफा कमा लेते थे और लोगों को कहते थे इस तरह राशन मिला नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कौन लड़े, कौन इदालतों में जाए, कौन तस्दीक करे, कौन जाकर पूछे कि ये दुकानदार राशन लेकर आया था या कि नहीं आया था। तो इस तरह चीनी ब्लैक करने का हो सकता है ये शख्स राशन डिपो होल्डर हो और इसने जो लोगों के लिए चीनी इसको मिली थी वो इसने बार-बार से फरोख्त कर दी हो महंगे दामों। तो इसकी बात करता है कि इन पर चीनी ब्लैक करने का मुकदमा केस तो मुकदमा बन गया है, जिसकी तफ्तीश मिस्टर अंसारी कर रहे हैं। जिसकी तफ्तीश, खोज, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? मिस्टर अंसारी। मिस्टर अंसारी पुलिस का SHO है या इंस्पेक्टर है या DSP है, कौन है? कोई भी है, वो इस केस की खोज लगा रहा है, ताकीद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आया इस हाज़िरीन ने चीनी ब्लैक की है या नहीं की है। जो बदकिस्मती से दयानतदार किस्म के आदमी है और मिस्टर अंसारी जो है वो SHO है या इंस्पेक्टर है या ASI है या कोई भी है, तो कहते हैं बदकिस्मती से, बुरे नसीब की वजह से, बदबख्ती से, क्या है, दयानतदार यानी ईमानदार किस्म का आदमी है और पुलिस का जो अफसर रिश्वत नहीं खाता, जो गलत तहकीक नहीं करता, जो गलत जो है खोज नहीं लगाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, उसे ईमानदार कहते हैं। तो यहाँ पर कर्नल साहब कहते हैं बदकिस्मती से ईमानदार आदमी है, क्योंकि अक्सरियत जो है वो ये काम नहीं करती। अक्सरियत पैसे भी लेती है और गलत तफ्तीश भी करती है, पैसे लेकर तफ्तीश भी करती है। इसलिए ये बदकिस्मती से खुशकिस्मती
सुनता ही नहीं, किसी की सिफारिश भी नहीं सुनता, मगर पता चले कि तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ये मिस्टर अंसारी साहब जो थे, ये मुझे पता चला है कि ये आपका क्लास फेलो है। आपका क्या है? क्लास फेलो। इंसार से निस्बत रखने वाला, इंसार से ये निस्बत रखने वाला। इंसार का मतलब है मददगार। ये लफ्ज मदीना मुनव्वरा के उन सहाबा के लिए इस्तेमाल होता था जिन्होंने मक्का से आए हुए अपने साहबी भाइयों की मदद की थी, और उन्होंने अपनी जमीन से आधी जमीन, कारोबार से आधा कारोबार, मकान से आधा मकान, यहां तक कि जिसकी दो बीवियां थी उसने एक को तलाक दे दी थी, और उसका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ात का रिश्ता कायम किया था, किसका मुआफ़ात का रिश्ता कायम किया था? भाईचारे का। तो जो उसका मुआफ़ाती भाई था वो फिर उसने निकाह कर लिया था। ठीक है, तो इस शख्स का नाम है मिस्टर अंसारी। तो यानी मदद करने वाले से, यानी मददगार, जो बदकिस्मती से ध्यानदार किस्म के आदमी और किसी की बात ही नहीं सुनते, सिफारिश नहीं मानते, मगर पता चला कि तुम्हारे क्लास से हम जमातों का एक दूसरे पर बड़ा हक होता है। हम जमातों का एक दूसरे पर बड़ा हक होता है, राइट होता है। यानी दूसरे से काम लेना या काम कराना या दूसरे की मदद करना अपना वो राइट समझते हैं, अपना हक समझते हैं। ठीक है, कहते हैं मेरे हकूक है आपकी तरफ, ज्यादा अदा कीजिए। तो आपका क्लास फेलो था, आपकी बात मानेगा। इसी वक्त अभी बगैर वक्त जाया किए मिस्टर अंसारी से मिलो। मिस्टर इंग्लिश जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है जनाब, यानी इसी वक्त जनाब अंसारी साहब से मिलो और शेख साहब की दुरूद खलासी करा दो। अभी वक्त जाया किए बगैर फौरन पहुंचो, मिस्टर अंसारी को ढूंढो और शेख आज़ादीन को उससे छुड़ाओ, उसे आजाद करा दो, थाने से निकलवा दो उसे, वरना शरीफ आदमी मुफ्त में जेल में सड़ता रहेगा। वरना शरीफ आदमी मुफ्त में बेकसूर जेल में गलता रहेगा, सेहत खराब हो जाएगी, गल सड़ जाएगा। आखिर कौन है जो आजकल ब्रेक नहीं करता? कहते हैं माहौल ही ब्रेक का है, गैर कानूनी काम का है। वस्सलाम, और आपको सलाम पहुंचे, आपको सलाम हो कि हर कोई ब्रेक करता है। ये कोई जो कई ऐसे हैं जो पकड़े नहीं जाते, ये बेचारा पकड़ा गया है भी शरीफ आदमी, एक तरफ है शरीफ आदमी भी और दूसरी तरफ ब्रेक भी करता है। देखें इस तरह की सूरत हाल भी होती है, तो इसको जरा छुड़ाओ। कितने भूले हैं आपके चचा जान? कर्नल साहब कहता है कि कितने भूले हैं मेरे चचा जान, चूंकि इसलिए कि आज़ादीन इनके दोस्त के दामाद है, लिहाजा इसी वास्ते, इसीलिए अलग चोर होते हुए भी चोर नहीं बल्कि शरीफ आदमी है, और इतने शरीफ की जेल में कदम रखा तो गल सड़ जाएंगे। कहते हैं चाचा की सादगी देखो, शेख आज़ादीन अगर इसके दोस्त का दामाद ना होता तो फिर शरीफ ना होता, फिर ब्लेकी होता, फिर उसे जेल में भी कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि उसके दोस्त का दामाद है इसलिए शरीफ आदमी है, ब्लैक करके भी शरीफ आदमी है, और चोर होते हुए भी चोर नहीं। दामाद हुआ ना हुआ तो चोर, ना होता तो चोर। अब तो चोर भी नहीं क्योंकि उसका दामाद है, और बल्कि शरीफ आदमी है, बल्कि शरीफ आदमी है, और इतने शरीफ के जेल में कदम रखा तो गल सड़ जाएंगे। इतना शरीफ है कि जेल के अंदर चला गया तो बस गया, खराब हो जाएगा। वो सिर्फ चीनी की बोरी में फलते फूलते हैं, यानी उसका गुजारा किससे होता है? चीनी ब्रेक करके उसका गुजारा होता है। उसकी जिंदगी का नस्बुल है नहीं,
चीनी बेचना है। कितना पाजी है ये मिस्टर अंसारी, और ये शरीफ आदमी है ये बलेकी, और कितना शरीफ और कमीना है जनाब अंसारी साहब, जो ईमानदार है और बगैर किसी का लिहाज रखे, बगैर किसी की सिफारिश माने बगैर जो है इंसाफ बरतता है। जो चोर है उसको चोर कराता है, जो चोर नहीं है उसे छोड़ देता है। ईमानदारी से काम करने वाले को कमीना कहा जाता है हमारे माशरे में। जो सिफारिश मानता है या पैसे लेता है उसे जो है वो कहते हैं बेहतरीन अफसर है, क्योंकि उसके काम आया है। अगर और किसी के काम आया तो गलत, मेरे काम आ गया तो शरीफ, उसने मेरे साथ हमदर्दी की है। जो दिन दिहाड़े दयानतदारी से काम करता है, दिन दिहाड़े जो खुल्लम खुला ईमानदारी से काम करता है, जो खुल्लम खुला ईमानदारी से काम करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, कमीना। रहे आप, रह गए आप, कर्नल साहब अपना कहते हैं रह गया तू, तुम्हारी बात। तो अगर शेख आज़रदीन को इस जालिम अंसारी के पंजे से आजाद ना कराया, और रहेगी बात आपकी, तो अगर शेख आज़रदीन को इस जालिम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के चुंगल मुट्ठी से आजाद ना कराया, यानी उसकी गिरफ्त से ना छुड़ाया, थाने से आजाद ना कराया, तो आप सा नालायक नतीजा तीसरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर आप जैसा नालायक, अहमद, बेवकूफ, किसी काम का भी नहीं, कोई खासियत नहीं उसके अंदर, जैसा नतीजा थर्ड वर्ल्ड तीसरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थर्ड वर्ल्ड जो है इस मशरक़ वस्ता के मुमालिक है, तो वो किसी जगह नहीं मिलेगा। अगर आपने ये काम ना किया तो आप नालायक, आपको नालायक समझा जाएगा। और तीसरी दुनिया के जो गरीब मुमालिक हैं, तीसरी दुनिया वाले, उनमें ऐसा आदमी किसी जगह भी नहीं होगा। दरअसल हकीकत में चाचा जान इतने भूले नहीं जितने खतरनाक हैं। कहते हैं ये जो मेरा चाचा भूखा लेकर सिफारिश करवाते हैं कि चीनी ब्रेक करने वाले लोग शख्स को पुलिस ऑफिसर से जान छुड़ा दो, ये चाचा भूला नहीं है, ये खतरनाक है, ये सादा नहीं है, सैंपल नहीं है, बल्कि ये खतरनाक है। ये मुझसे गलत काम करवाता है और उस पुलिस ऑफिसर से भी गलत काम करता है। ये कानूनी काम करने वाले शख्स आज़रदीन को छुड़वाता है, ये खतरनाक है चाचा। ऐसे जरासीम बरदार चाचा जान को अवलीन फुर्सत में DDT से नहलाना चाहिए। ऐसे चाचा जो हों, जो रुका लेकर गैर कानूनी काम करने वालों लोगों की सिफारिश करवाते हों, उसको बगैर वक्त ज़ाया किए अवलीन फुर्सत, पहली फुर्सत में और कोई काम किए बगैर पहले इसका काम तमाम करना चाहिए। इसको सबक सिखाना चाहिए कि इसको DDT से नहलाना चाहिए। DDT क्लास किसी दौर में पाकिस्तान में जिस तरह आज ये कैंसर जो है किसी हद तक जो है लाइलाज मर्ज है, उस दौर में मलेरिया जो है वो लाइलाज मर्ज थी। पाकिस्तान के अंदर हर जिला के अंदर जो है एक मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम दफ्तर खोला गया था। उसमें तरह तरह की दवाएं थी। एक जो दवा थी, ये पंप जो होते हैं उनमें ढालकर इनका स्प्रे किया जाता था, और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के जो करिंदे थे, एहलकार होते थे, मुलाजिम होते थे, वो महलों में जाकर इसकी स्प्रे करते थे ताकि जरासीम मरे और मलेरिया ना फैले। इसके साथ ही, और ये जो इसकी फुल फॉर्म है डिक्लोरो डेफनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, इसकी जो डिक्लोरो डेफनाइल ट्राइक्लोरो एथीन इस दवा का नाम था। इससे स्प्रे करते थे और मच्छर मर जाते थे और मलेरिया जो है नहीं फैलता था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा।